नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं बबली गोस्वामी आपके अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमारी हिस्ट्री 6 to 8 तक का अभी तक हो चुका है और अब हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं यानी भूगोल, और आगे इसके बाद पॉलिटी पढ़ाएंगे और ये इंटर तक चलेगा एसएसटी का क्लास। 8th तक कंप्लीट करने के बाद फिर 10th तक कंप्लीट करेंगे, फिर 10th के बाद इंटर तक, ताकि जैसे सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनका सीटेट का इधर 8th तक ही पूछा जाता है तो उनका कंप्लीट हो जाए, और फिर जब 10th तक कराएंगे 9th 10th का कराएंगे तो जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे इस समय जो बीपीएससी टायर 3 चल रहा है, टायर 4 आने वाला है और उसकी भी तैयारी हो जाएगी। सो इसलिए हम ऐसे चलते जाएंगे। आप विश्वास के साथ बने रहिएगा और ये चैनल आपको अच्छे से समझाएगा, और जो ज्योग्राफी में जो भी कन्फ्यूजन है वो आप कमेंट में भी लिख देना, वो बता देंगे। ओके, सो जो आज का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। अच्छा, ये हिंदी में अभी चल रहा है, हिंदी मीडियम में, फिर इसके बाद इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे, लेकिन इंटर तक कंप्लीट हो जाने के बाद। ओके, इसमें है कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। जो हमारी पृथ्वी है वो गोल नहीं है, गोल तो एकदम गोल होता है ना। पृथ्वी जो है ये यहाँ पे उत्तर यानी ये समझ लीजिए, ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। तो जो उत्तर का हिस्सा है वो थोड़ा सा चपटा हुआ है, उत्तर और दक्षिण का दोनों हिस्सा थोड़ा सा चिपटा हुआ है, ये बताया जाए। और मध्य में जो है थोड़ा सा उभरा हुआ, उभार लिए हुए मध्य में। जैसे पनीर काटो तो कोई चीज़ काट के बताई जा सकती है, कोई चीज़ काटो तो। अब ऐसे मैंने समझा दिया, इस पर बस ऐसे ही समझाया जा सकता है। ओके, तो इस तरह जो है हमारा होता है, हमारी जो पृथ्वी है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, जो यहाँ पे दिखाया गया है, इसी को ग्लोब बोलते हैं। ये देखो, इस तरह प्रतिरूप बनाया गया है, मतलब कि ऐसे ही होता है। और ये जो बनाया गया एक काल्पनिक है कि अपने अक्ष पर घूमता है, अभी आप पढ़ेंगे इसमें। ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं। जो ग्लोब जो बिकते हैं मार्केट में उसकी बात हो रही है। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनसे हवा भरी जा सकती है। अरे सारी बात इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि हम बुक रीडिंग कर रहे हैं और उसमें जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन करेंगे, इसलिए पूरी पढ़नी जरूरी है। वन लाइन पढ़ने से या इम्पॉर्टेंट ही पढ़ने से ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाद में तो वन लाइन में बताएंगे ही आपको, जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी उसके बाद जब मैराथन चलेगा तो वन लाइन तो चलेगा ही। उसे घुमाया जा सकता है, ग्लोब को घुमाया जा सकता है, यहाँ ग्लोब की बात हो रही, जैसे कुम्हार का पहिया, लट्टू वगैरह वगैरह। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब पर क्या होता है, देश होते हैं, महाद्वीपों के बारे में रहता है, और महासागरों को उनका सही आकार जैसा ग्लोब में बनाया जाता है सेम वैसा ही होता है एक्चुअल में भी। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं तथा रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। बता रहे हैं कि कैसे ये पता चला। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। ये ग्लोब की बात ही अभी हो रही है, अभी पृथ्वी की बात नहीं हो रही, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ग्लोब जैसे ही पृथ्वी है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ये देखिए अक्ष लिखा है, ये जगह को बता रहा है, और थोड़ी सी जो है झुकी ही रहती है, क्योंकि ऐसे ही पृथ्वी भी हल्का सा झुकी ही रहती है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहलाते हैं। ये देखिए, ये है उत्तर, ये है दक्षिण।
ओके, उत्तर दक्षिण ध्रुव। ध्रुव मतलब होता है केंद्र बिंदु। यहाँ पे ग्लोब के इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। अच्छा, ये देखिएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व पृथ्वी भी घूमती है। पश्चिम किधर है? बताया था अभी, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। तो जो है ग्लोब ऐसे घुमाया जाता है, ऐसे ही घुमा के देखा जाता है। ओके, पृथ्वी भी हमारी पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। लेकिन दोनों में बताया गया अंतर, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, लेकिन ये जो सुई बनाई गई है, अक्ष जो अभी तस्वीर में मैंने दिखाया, ये है, ये जो अक्ष है, ये वास्तविक में ऐसे कोई सुई बनी नहीं रहती है, काल्पनिक रेखा ही होती है उस पर, जिस पर वो घूमा करता है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। देखिए, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। एक और काल्पनिक रेखा है जो यहाँ पे तस्वीर में है, देखिए, ये ये विषुवत वृत्त जहाँ लिखा है, ये एक काल्पनिक रेखा है। यहाँ पे समझाने के लिए जो राइटर ने है, पब्लिकेशन ने है, एनसीईआरटी ने है, वो यहाँ पे बना दिया है, लेकिन एक विषुवत वृत्त है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, जो उत्तर का हिस्सा है, आधे भाग, ये जो विषुवत वृत्त है, उसके बाद का जो आधा भाग है, वो सारा जो है वो उत्तरी गोलार्ध, यानी गोलार्ध मतलब गोले का आधा उत्तरी भाग कहलाता है। दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये भी पॉइंट नोट्स लिख सकते हैं नोट्स में अपने। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, बराबर होते हैं, हाफ हाफ होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। इसी से मालूम हो गया, जब आधा आधा भाग देखा तो उससे पता चला कि हाँ, यहाँ पे एक काल्पनिक कोई विषुवत वृत्त है, कोई रेखा है जो दिख नहीं रही है, बस भाग अलग अलग है, उससे मालूम हो जाता है। भाग कैसे मालूम होता है वो आप आगे पढ़ेंगे। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। जो भी आपके जानने वाले हैं, पढ़ते हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहते हैं। अब यहाँ पे अभी लेसन में हमने पढ़ा था, इसमें हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे लाइन ये आ गई, अक्षांश। ये जो विषुवत वृत्त के समांतर जो रेखाएं हैं, देखिए समांतर हैं ये और यही सब अक्षांश कहलाते हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाते हैं। अक्षांश को अंश में मापा जाता है, यानी डिग्री में। जैसे 20 डिग्री उत्तर का भाग जो होता है, देखिए एक सेकंड, जैसे 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। अच्छा, ये विषुवत रेखा के ऊपर का भाग है, तो ये उत्तर दिशा, 20 डिग्री उत्तर, 40 डिग्री उत्तर, ऐसे करके है। और जो नीचे उसके भाग है 20 डिग्री दक्षिण, 20 डिग्री 40, ऐसे करके है। आगे बढ़ते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। ये जो विषुवत वृत्त है, ये जो वृत्त है, ये शून्य अंश है, ये यहाँ से शुरुआत है। ओके, चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की जो दूरी है वो पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 भाग है। इसका माप होगा 360 अंश का, यानी 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। जो 90 अंश है, ये इसको हटाएं, 90 अंश कहाँ है? 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव। अगर जो 90 अंश बोला गया और उत्तरी अक्षांश बोल दिया गया तो उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। ये देखिए यहाँ से 90 अंश को दर्शाता है। और 90 अंश दक्षिण अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। ये यहाँ पे जो है नीचे के है, ये इतना घूम गया है पृथ्वी,
ये दिखा रहे हैं, ग्लोब इतना घूम गया है लेकिन यहाँ पे दक्षिण ध्रुव है। ओके, इस प्रकार विषुवत वृत्त के ऊपर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। तो विषुवत वृत्त अभी मैंने बताया है, ऊपर के जो भी हिस्सा है समांतर रेखाएं वो सब उत्तरी अक्षांश कहलाते हैं। और जो विषुवत वृत्त है, जो ये विषुवत वृत्त देखिए लिखा है, विषुवत वृत्त के नीचे के सारे जो समांतर रेखाएं हैं उनको बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। आई होप समझ में आ गया होगा। और अभी थोड़ा सा फिर बताएंगे, ये लेसन हो जाने दीजिए। प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। सामान्यतः इन्हें पहले अक्षर से लिख दिया जाता है, उत्तर या ऊ बना दिया गया है, द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर व ब्राजील जो दक्षिण अमेरिका का कंट्री है में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं। अब दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर यानी जो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में है, चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोंटे विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित हैं। ये जो है ब्राजील वाला, ये उत्तर में 20 डिग्री जो है यहाँ उत्तर में, और जो हमारे यहाँ एक सेकंड, जो भारत इसका है चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में एवं बेलो होरिजोनो यानी जो ब्राजील का शहर है वो जो है दक्षिण में है, यहाँ पे, यहाँ कहीं इस जगह पर। ओके, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। देख लीजिए, जैसे जैसे दूर जाते हैं, ये इससे ज़्यादा ये इसमें समझिए, देखो जैसे जैसे जो विषुवत वृत्त ये है, जैसे जैसे दूर गए ये यहाँ छोटा होता गया, ये इसके जो उत्तर ध्रुव है उसके पास आता जा रहा है। सारी बातें याद रखनी है। दूर जाते हैं अक्षांशों का जो आकार है वो घटता जा रहा है, ये बताया जा रहा है। महत्वपूर्ण अक्षांश यानी समांतर रेखाएं, अक्षांश है तो इसको समांतर रेखा भी बोल सकते हैं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, अच्छा ये ऐसे याद रखिएगा, विषुवत वृत्त जो है वो कितने डिग्री पर स्थित होता है, तो 0 डिग्री पर, ऐसे याद। उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर में और दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण में, ये सब बातें याद रखनी रहेगी। देखो महत्वपूर्ण लिखा है, इम्पोर्टेंट लिखा है। ये सब के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं यानी और भी हैं। ये हैं कौन से, ये पढ़ेंगे हम लोग। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, ये सब 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण में होते हैं। देखिए कर्क रेखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा और ये मकर रेखा। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध पर 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। ये ऐसे ही याद रखना है, मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर है ऐसे। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है। ये देखिए 66.5 पर उत्तर ध्रुव वृत्त ये बना है। मेन विषुवत वृत्त याद रखना है, फिर उससे सब याद रहेगा। और एक बार फिगर बना लेंगे कॉपी में, बना के फिर प्रैक्टिस करेंगे उस पर सारे दिशा और कौन सा कर्क रेखा कहाँ से जा रही, मकर रेखा, ये सब, तो उससे चीज़ें ज़्यादा याद रहेगी। विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है, ये बताया गया है। तो ये जो है चीज़ें याद रखने वाली हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आ ही गया होगा। और अभी मैंने बताया कि पहले फिगर बना के उस पर सब जगह सारे रख के कौन सी चीज़ कहाँ है जो अभी बताया है, फिर उससे ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है।
तो उष्ण कटिबंध में उष्ण मतलब गर्म क्यों बोला जाता है ये जान लीजिए। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के जो अक्षांश हैं उस पर जो है वर्ष में एक बार, तभी तो 21 जून को होता है खूब गर्मी, बड़ा दिन भी होता है। ये एरिया की बात हो रही है, जो ये इस एरिया की कर्क रेखा यहाँ से गई है, मकर रेखा इस बीच के एरिया की बात हो रही है कि यहाँ पे जो है वर्ष में एक बार सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं और जिसकी वजह से जो है यहाँ पे ज़्यादा गर्म रहता है। दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। अच्छा, यही एरिया कर्क और मकर एरिया के पास में ही भारत भी है, इसलिए भारत भी गर्म देश है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। जो कर्क रेखा है और मकर रेखा के बाद किसी भी दूसरे अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। अब दोपहर के समय में सिर के ऊपर होगा तो बहुत तेज गर्म होता है। ध्रुव की तरह सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। जो ध्रुव तारा होता है वैसे ही सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं जैसे समय बीतता जाता है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम होता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ये आप फिगर याद रखिएगा सबसे अच्छा। कर्क रेखा उत्तर की तरफ और ये दक्षिण की तरफ, ये देखिए कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त, ये जो है ये एरिया, इस एरिया की बात हो रही है। कर्क रेखा से लगा के उत्तर ध्रुव वृत्त तक का जो होता है, यहाँ पे जो तिरछी पड़ती है सूर्य की किरणें, इसलिए उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। और जो ये एरिया है मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त बताया गया था, दक्षिण ध्रुव वृत्त क्या, तो ये है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ पे भी ठंडा रहता है। आगे बढ़ते हैं। मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। ये दो एरिया पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। ये लिखा हुआ है, देखिए यहां से लगा के ये जो रेखा है उत्तर ध्रुव वृत्त से, और ये जो उत्तर ध्रुव ये पॉइंट है, यहाँ तक बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इस एरिया में बहुत ठंडा होता है। और दक्षिण ध्रुव वृत्त से लगा के दक्षिण पॉइंट तक, दक्षिण ध्रुव वृत्त की ये रेखा है और ये दक्षिण ध्रुव है, ये पॉइंट यहाँ पे काल्पनिक होती है, तो ये बहुत ठंडा होता है। ठंडा मतलब बहुत माइनस में, बहुत ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ऊपर ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, क्षितिज रेखा में ही रहता है, अच्छे से सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। शीत कटिबंध, इसलिए यहाँ पे शीत कटिबंध वाली ठंडक वाले जो भी पेड़ पौधे होते होंगे वो लगते भी होंगे, सब शीत कटिबंध इलाका जो है कहा जाता है। अब अगला है, अभी हम लोग अक्षांश के बारे में पढ़ लिए, यानी समांतर रेखा के बारे में, और अब हम पढ़ रहे हैं देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। अच्छा, ये जैसे क्वेश्चन ऐसे हुआ कि देशांतर से क्या मालूम होता है, तो किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए या जानने के लिए देशांतर की ज़रूरत होती है। तो अक्षांश के अतिरिक्त अक्षांश पता है उस स्थान की, और जानकारी भी होनी चाहिए,
क्या होनी चाहिए ये आप देखते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित डोंगा, देखो उदाहरण देकर ही एनसीईआरटी पहले समझाता है। प्रशांत महासागर में स्थित डोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। किसमें कितने पर? 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन दोनों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय या यामोत्तर, देशांतर भी बोल सकते, देशांतर या यामोत्तर कहते हैं, तथा इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। ये भी डिग्री में नापा जाता है, अंश में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में। ये लाइन याद रखिएगा। ये अर्धवृत्त हैं तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। जो पहले था कि इनकी जो बीच की दूरी है ध्रुव की तरफ जैसे तरफ बढ़ती है, इनकी जो है दूरी घटती जाती है। इन ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। जो अक्षांश होता है यानी समांतर रेखाओं में भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई जो है लेकिन समान होती है। अक्षांश में ऐसा नहीं होता है, अलग अलग होता है लंबाई उसकी। हाँ, जैसे ये अक्षांश बोलते हैं, इसको अक्षांश बोलते हैं। एक सेकंड समझाने के लिए, ये अक्षांश है, ये सब अक्षांश है, और ये जो खड़ी खड़ी ऐसे लाइन होती है ये सब देशांतर है। ओके, तो ये वीडियो मात्र 2-3 मिनट में भी पूरा समझाया जा सकता था, लेकिन अब चूंकि विस्तार से जो लिखा है, अच्छा देशांतर ही क्यों बोलते हैं, अक्षांश ही क्यों बोलते हैं, सब जो पूरी कहानी है वो बताना ज़रूरी था, तो इसलिए जो है पूरी बुक पढ़ना भी ज़रूरी है। वरना तो ये ना अक्षांश और देशांतर 2-3 मिनट में ही बताया जा सकता है। वो अभी हम बता भी देंगे, जिसको मान लिया पूरी बुक नहीं पढ़नी है वो बस वही समझ ले। सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली देशांतर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू हुई। सभी देशों ने मिलकर ये निश्चय कर लिया कि जो ग्रीनविच है वहाँ पे जो इस समय ब्रिटिश राज की वेधशाला बनाया गया है, गुजरने वाली जो देशांतर है उसके पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू होगी। जो देशांतर है ग्रीनविच का, उसके पूर्व के हिस्से से और पश्चिम से गिनती शुरू होगी, ये माना गया। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, यानी प्रमुख देशांतर कहते हैं। अभी बताया था यामोत्तर और देशांतर एक ही होते हैं। देखिए यहाँ पे अच्छा, इसका भी मान जो है 0 देशांतर है, जहाँ से शुरू होता है, जैसे कि इसकी बात हो रही है। चित्र भी देखते रहिएगा, जब बोला जा रहा है तो चित्र पर नज़र रखिएगा। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। जो देशांतर है वो पूर्वी और पश्चिमी में विभक्त करता है, और जो अक्षांश है वो उत्तरी और दक्षिणी में विभक्त करता है, यानी विभाजित करता है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू लिख देते हैं तथा पश्चिम के लिए अक्षर पा लिख देते हैं, का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक है कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित है दोनों। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो, देख लो, ये जो बना हुआ है
ये चित्र देखने के लिए बोला जा रहा है। चित्र देखिए। आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब इस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। इसमें बताया गया है कि अगर आपको किसी भी जगह का अगर जो अक्षांश और देशांतर पता है तो आप मैप में उस जगह का पता कर सकते हैं कि कहाँ पे है वो। आगे बस ये नहीं पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। आगे देशांतर और समय, इसको पढ़ लेते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। पहले तो ऐसे ही लोग पता करते थे। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। सूर्योदय मतलब सूर्य जिस दिन निकलता है, जिस समय निकलता है। सूर्यास्त जिस दिन, क्या हमेशा सूर्य निकलता है, ना निकले तो क्या होगा। सूर्य हमेशा निकलता है, ठंडक में भी निकलता है। अगर जो नहीं दिख रहा है तो यह है कि ठंड ज़्यादा है या सूर्य जो हमसे ज़्यादा दूर है। ठंड ज़्यादा क्या, सूर्य ज़्यादा दूर है, सूर्य की वजह से ही ठंड बढ़ता है। आगे चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि क्यों ठंडा और ऋतुएं और समय कैसे बदलती हैं, किस वजह से। ऐसा तो है नहीं कि सूर्य पास आता है फिर दूर चला जाता है। सूर्य भी अपनी जगह पर है, पृथ्वी भी अपनी जगह पर है। बस पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इतना सत्य है। उसी वजह से दिन रात और ठंडा गर्म बरसात ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है, सूर्योदय और सूर्यास्त। ओके, स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। अच्छा, ये आप यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे हम समय बता सकते हैं परछाई के द्वारा। कैसे, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। दोपहर में जब आप निकलेंगे तो आपकी जो परछाई बनेगी, जहाँ भी कोशिश करिए नहीं परछाई बनाने करिए कोशिश। कई बार आप धूप में सही नहीं है तो भी परछाई नहीं बनती है, तो आपकी परछाई बहुत छोटी बनेगी। सबसे छोटी सूर्योदय के समय दोपहर में सबसे छोटी बनती है एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है समय का अनुमान। कैसे, दोपहर में सबसे छोटी बनती है, जैसे छोटी परछाई बनी तो हाँ दोपहर का समय है, एवं तो घड़ियां ही रहती हैं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। सुबह के टाइम सूर्योदय और सूर्य जब जाने वाला रहता है, यानी जब बैठने वाला रहता है, तो सबसे बड़ी बनती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। तो दोपहर कैसे होती है? ग्रीनविच पर स्थित जो प्रमुख यमोत्तर है, ये तस्वीर देखिए, ये प्रमुख यमोत्तर जो है ये लिखा हुआ है। ये जब ग्रीनविच पर यहाँ पे जब सबसे सूर्य जो सबसे ऊपर होगा, तब जो है सबसे तेज दोपहर होगा। तब दोपहर क्यों कहा गया? बहुत तेज होता भी है, गर्मी भी रहती है, ठंडक होता है तो अच्छा भी हो जाता है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, जो मैंने अभी बताया था, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी ऐसे घूमती है, ऐसे। ये तो मेरे ऐसे बन गया, एक ही रेखा पर ऐसे जाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। जो ग्रीनविच पर जैसे ब्रिटेन है, तो उसके समय से हमारे भारत का समय और भी कई कंट्री का समय अलग अलग होता है, अलग अलग घंटे का फर्क है। तो इसमें बताया गया है क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी जो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, और जो भी चीज़ की काउंटिंग शुरू हुई है वो ग्रीनविच के हिसाब से हुई है। इसलिए ग्रीनविच के पूर्व में जो भी कंट्री हैं, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, हमेशा कुछ घंटे आगे ही रहेगा। जो पश्चिम में है उनका समय पीछे रहेगा। ओके,
तो ये लाइन जो है अंडरलाइन कर लीजिए। और ये बताने की ज़रूरत है नहीं है कि समय के अंतर की गणना निम्नलिखित विधि से की जाती है 24 घंटे में से में अपने अक्ष पर, यह थोड़ा सा पढ़ लीजिए अभी। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, अच्छा इस तरह के भी क्वेश्चन बन जाते हैं तो आपको जानना चाहिए। दोपहर के 12 बजते हैं जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व के हिस्से में जो भी कंट्री होती हैं, जो भी स्थान होते हैं, वहाँ पे 1 घंटा आगे यानी 1 बजते हैं। और जो भी ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम के साइड में होते हैं और वहाँ पे 1 घंटा पीछे होगा। ये आप यहाँ पे चित्र के द्वारा बता सकते हैं, ये समझ लीजिए। ये जैसे ग्रीनविच यहाँ है, मान लिया ग्रीनविच यहाँ है, तो यहाँ जो 15 डिग्री, इससे 15 डिग्री पूरब में जो है, जो भी कंट्री स्थान है, वहाँ पे यहाँ जो भी बज रहा है 12 बज रहा है तो यहाँ 1 बजेगा। और इस साइड में यानी पश्चिम, इस साइड में 15 डिग्री है, सिर्फ 15 पर बताया जा रहा है, लेकिन ऐसे ही आगे प्लस करते जाना। तो 15 डिग्री है तो यहाँ पे जो समय होगा वहाँ 1 घंटा ग्रीनविच से कम होगा, यानी 11 बजेगा। तो इस तरह होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये और कुछ तो है नहीं इसमें, कंप्लीट हो गया ये लेसन। आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें मेन जो है ये अक्षांश और देशांतर समझना है। इसको एक बार थोड़ा सा फिगर बना के बता देते हैं। अक्षांश और देशांतर, ये दिशा पहले हमेशा बताते आए हम दिशा, लेकिन फिर भी हर बार बता देते हैं कि याद है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण, इधर पूरब होता है, पूरब, पश्चिम का पा लिख देते हैं सिर्फ। ओके, तो जो पृथ्वी है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में बांट दिया। तो ये उत्तरी भाग होता है। एक यहाँ पे ये हिस्सा बीच से जो गया है, ऊपर का जो हिस्सा है, ये हिस्सा, इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध उत्तर के साइड में है ना, और इधर दक्षिणी गोलार्ध दक्षिण के साइड में बोलते हैं। जो समांतर जाता है, इसके विषुववृत्त यहाँ पे बनाता है, तो इसके समांतर जाता है रेखा, जो भी समांतर रेखा जाता है, ये देखिए समांतर रेखा जाता है, उसको अक्षांश बोलते हैं। और जो यहाँ से ग्रीनविच से यहाँ उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव से मिलता हुआ जो रेखा होती है, ये सब काल्पनिक रेखा होती है। पृथ्वी पर कोई ऐसा निशान नहीं बना हुआ है, ऐसे काल्पनिक रेखा है, समझने के लिए माना गया है। तो इससे जो भी जाती है, जो भी रेखा ऐसे खड़ी खड़ी जो भी, वो उसको देशांतर बोलते हैं। ओके, तो अक्षांश इसको बोलते हैं, अक्षांश समझ लो ऐसे होता है, देशांतर ऐसे होता है। ओके, और बस इतना ही इसमें 2 चीज़ समझना था। और ठंड और गर्म, ये जो फिगर है, ये अच्छे से आप इसको बार बार जो है कई बार बना के एक बार समझ लेना, ताकि ये अच्छे से याद रहे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, दक्षिण ध्रुव से दक्षिण ध्रुव वृत्त का हिस्सा, ये यहाँ पे ठंडक ज़्यादा होती है। उत्तर ध्रुव वृत्त से उत्तर ध्रुव तक यहाँ पे ज़्यादा होती है। ओके, सो आई होप समझ में आ गया होगा, और अच्छे से पढ़िए मन लगा के। और ये PDF डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप देख लेना। सो नोट्स भी बना सकते हैं, और नोट्स नहीं बन पा रहा है या कोई भी टाइम नहीं है कुछ भी वजह से, तो आप जो व्हाट्सएप नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर संपर्क करिएगा। आपको बहुत ही मामूली प्राइस पर व्हाट्सएप मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर PDF मिल जाएगा। ओके, सो बाय बाय।